4 नवंबर से शुरू हो रहा ऋत्विक घटक का शताब्दी वर्ष भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक गहरी आत्मदृष्टि का अवसर है। 100 साल पूरे हो रहे हैं उस व्यक्ति के जन्म के जिसने सिनेमा को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि संवेदना और संघर्ष की भाषा बना दिया था। ढाका में 1925 को जन्मे ऋत्विक घटक का जीवन और उनकी कला दोनों ही एक बेचैन आत्मा की तरह रहे जो हर पल अपने समय से संवाद करती रही। वे न केवल एक फिल्म निर्देशक थे बल्कि लेखक, रंगकर्मी, शिक्षक और एक मायने में भारतीय मनुष्य की पीड़ा के सबसे सच्चे व्याख्याता भी थे। उनका बचपन बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धि में बीता। पिता सुखदेश घटक न्यायविद थे और घर में साहित्य, संगीत, बहस और सामाजिक चर्चा का वातावरण रहता था। किशोर अवस्था में ही उन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी साहित्य पढ़ना शुरू किया और बहुत जल्दी समझ लिया कि कला केवल सौंदर्य की चीज नहीं होती, वह समाज की चेतना को जगाने का माध्यम भी होती है। ढाका विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़कर अपने नाट्य जीवन की शुरुआत की। यही वह जगह थी जहां उनकी रचनात्मक दृष्टि का जन्म हुआ। वह समय भारत के विभाजन का था। देश 2 टुकड़ों में बंट रहा था, लाखों लोग बेघर हो रहे थे और समाज में एक गहरा अवसाद उतर आया था। ऋत्विक घटक के भीतर यह सब जैसे किसी भूकंप की तरह धंस गया। उन्होंने देखा कि विभाजन केवल भूगोल का नहीं, आत्मा का भी हुआ था। इसी दर्द से उन्होंने अपनी पहली कहानियां और नाटक लिखे। दलील, कालो सायार, भालो मानुष और ज्वाला जैसे नाटकों में एक बेचैनी दिखाई देती है, वर्ग संघर्ष, विस्थापन और मानवता की हताशा का चित्रण। वे कहते थे कि कला का उद्देश्य लोगों को सुलाना नहीं, जगाना है। नाटक से फिल्म तक की उनकी यात्रा स्वाभाविक थी। जब उन्होंने देखा कि मंच की पहुंच सीमित है, तो उन्होंने सिनेमा को अपना माध्यम बनाया। उन्होंने शुरुआत की कहानी लेखन से। बिमल राय की मशहूर फिल्म मधुमती की कहानी उन्हीं की थी। लेकिन जल्द ही वे महसूस करने लगे कि हिंदी सिनेमा का दायरा उनके विचारों के लिए बहुत तंग है। वे बंगाल लौटे और अपनी ही भाषा में अपने समय की पीड़ा कहने लगे। उनकी पहली फीचर फिल्म नगरिक थी, जिसे उन्होंने 1952 से 53 के आसपास बनाया। फिल्म एक बेरोजगार युवक की कहानी थी जो अपने सपनों और यथार्थ के बीच पिसता है। यह वही युग था जब भारत अपने नए गणराज्य की घोषणा कर चुका था, परंतु जनता अब भी गरीबी और विस्थापन से जूझ रही थी। नगरिक का वह अंतहीन इंतजार दरअसल भारतीय समाज की सामूहिक प्रतीक्षा थी, एक बेहतर भविष्य की जो कभी नहीं आता। इसके बाद उन्होंने अजंत्रिक बनाई, जो एक टैक्सी ड्राइवर और उसकी पुरानी कार के रिश्ते की कहानी है। यह सुनने में भले ही विचित्र लगे, पर यह फिल्म मशीन और मनुष्य के भावनात्मक संबंध की ऐसी पड़ताल है जो विश्व सिनेमा में भी दुर्लभ है। ऋत्विक घटक का कैमरा उस जर्जर कार में भी आत्मा देखता है, जैसे वह किसी पुराने दोस्त की तरह सांस ले रही हो। फिर आई मेघे ढाका तारा, शायद उनकी सबसे प्रसिद्ध और हृदय विदारक फिल्म। इसमें उन्होंने विभाजन के बाद की स्त्री की त्रासदी को जिस तरह दिखाया, वह आज भी दर्शकों को भीतर से हिला देती है। नीता नाम की एक लड़की अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग देती है और अंत में जब कहती है, मैं जीना चाहती हूं, तो यह केवल उसका नहीं, उस समूचे समाज का विलाप है जिसे अपनी संवेदना खो देनी पड़ी थी। इस फिल्म में ऋत्विक ने संगीत, मौन और दृश्य का ऐसा संयोजन किया जो भारतीय सिनेमा की सबसे गहन उपलब्धियों में गिना जाता है। उनकी अगली फिल्म कोमल गांधर थी, जो थिएटर ग्रुपों के भीतर के संघर्ष और कलाकारों की आत्मा की खोज पर आधारित थी। यहां उन्होंने अपने नाट्य जीवन की स्मृतियों को पर्दे पर पुनः रचा। उसके बाद आई सुवर्णरेखा, जो विभाजन की त्रयी की तीसरी कड़ी थी। इसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे सामाजिक विस्थापन अंततः मनुष्य की नैतिकता को भी तोड़ देता है। भाई और बहन के रिश्ते, प्रेम, त्याग और आत्महत्या, सब कुछ इस फिल्म में एक गहरी उदासी के साथ मौजूद है।
इसके बाद उन्होंने तीतास एकती नदीर नाम बनाई, जो अद्वैत मल्ल बर्मन के उपन्यास पर आधारित थी। इसमें नदी सभ्यता के पतन और मछुआरों के जीवन की करुण कथा है। घटक का सिनेमा हमेशा मनुष्य और प्रकृति के बीच के उस टूटते हुए संबंध की याद दिलाता है। और फिर उनकी अंतिम फिल्म आई, युक्ति तक्को आर गप्पो, जिसमें उन्होंने स्वयं अभिनय किया। नीलकंठ बागची नाम का यह पात्र उनका आत्मरूप था, एक टूटे हुए बौद्धिक का, जो दुनिया से निराश होकर भी तर्क, कथा और बहस के माध्यम से अर्थ खोजने की कोशिश करता है। यह फिल्म जैसे ऋत्विक घटक का आत्मस्वीकार है, मैं नीलकंठ हूं, समाज का जहर पीकर भी जीवित हूं। ऋत्विक घटक की फिल्मों की विशेषता यह है कि उनमें व्यक्तिगत कहानी कभी अकेली नहीं होती। हर पात्र के भीतर इतिहास बोलता है, समाज की पीड़ा गूंजती है। उन्होंने विस्थापन को केवल भौगोलिक नहीं, मानसिक और सांस्कृतिक रूप में देखा। वे कहते थे कि विभाजन ने हमें केवल जमीन से नहीं, अपनी जड़ों से भी काट दिया है। उनकी फिल्मों में बंगाल का लोक संगीत, शास्त्रीय राग, पंछियों की आवाज, बच्चों की चीखें, सब एक साथ आते हैं, मानो स्मृति और पीड़ा का एक कोरस बन रहा हो। ऋत्विक घटक ने अपने जीवन में कई कहानियां और नाटक भी लिखे। उनके नाटक जैसे दलील, कालो सायार, भालो मानुष, ज्वाला, सांको, सब में सामाजिक यथार्थ की गंध है। उनकी कहानियां छिन्नमूल, रक्तरेखा, युद्धेर परेर गल्पो, बंगाल की विभाजित चेतना का दर्पण है। उनके लेखन में भाषा एक हथियार की तरह है, तीखी, सच्ची और बेचैन करने वाली। वे एक शिक्षक भी थे, और शायद भारतीय फिल्म शिक्षा में उनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके सिनेमा का। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) में उन्होंने कई पीढ़ियों को सिखाया कि फिल्म बनाना तकनीक नहीं, दृष्टि का काम है। उनके विद्यार्थी रहे कुमार शाहानी, मणि कौल, जॉन अब्राहम जैसे लोग, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय समानांतर सिनेमा को नई दिशा दी। उन्हीं के निर्देशन में FTII में कुछ छोटी फिल्में बनी, जैसे रॉन्डेवू, जिसमें युवा छात्रों ने उनकी देखरेख में काम किया। इन फिल्मों में घटक की वही संवेदना, वही ईमानदारी दिखाई देती है जो उनके बड़े कामों में थी। उनका निजी जीवन बेहद कठिन था। वे आर्थिक तंगी में रहे, पारिवारिक संबंध टूटे और शराब की लत ने उन्हें धीरे धीरे निगल लिया। पर वे भीतर से कभी टूटे नहीं। अपने आखिरी दिनों में भी वे नए विचारों पर सोचते रहे। 1976 में वे इस दुनिया से चले गए, पर उनके पीछे छोड़ गए एक ऐसा सिनेमा जो आज भी जिंदा है। ऋत्विक घटक के प्रभाव की कोई सीमा नहीं। सत्यजीत राय और मृणाल सेन की समकालीन त्रयी में वे वह स्वर थे जो सबसे बेचैन, सबसे काव्यात्मक और सबसे विस्फोटक था। बाद के निर्देशकों मणि कौल, कुमार शाहानी, अनुराग कश्यप, सबने उनकी दृष्टि से कुछ न कुछ सीखा। उनके सिनेमा ने यह दिखाया कि भावनाएं भी राजनीति होती हैं और राजनीति भी कविता का रूप ले सकती है। आज जब हम उनका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, तो यह सिर्फ एक कलाकार का जन्मदिन नहीं, बल्कि एक आत्मा की पुनर्स्मृति है। घटक ने हमें सिखाया कि सिनेमा मनुष्य की आत्मा का आईना है। वह जब समाज की पीड़ा नहीं दिखाता, तब उसकी चमक खो जाती है। वे हमेशा कहते थे, कला अगर जनता की तकलीफ नहीं देखती, तो वह शून्य में झूलती रहती है। ऋत्विक घटक के सिनेमा में करुणा है, विद्रोह है, कविता है और एक असहनीय सच्चाई भी है। वे अपने समय से आगे के कलाकार थे, इसलिए अपने जीवन में समझे नहीं गए, पर मृत्यु के बाद एक किंवदंती बन गए। 60 के दशक का आरंभ भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक सांस्कृतिक जागरण का समय था। स्वतंत्रता के बाद बनी नई राष्ट्रीय पहचान ने जिस तरह राजनीति और समाज को पुनर्संरचित किया, उसी तरह कला के क्षेत्र में भी एक नई खोज यात्रा आरंभ हुई। 1960 में पुणे में स्थापित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) इस जागरण की प्रयोगशाला बन गया। यह वह दौर था जब फिल्म को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं,
बल्कि विचार और अनुभूति का दर्पण मानने की चेतना जन्म ले रही थी। इसी संस्थान के शुरुआती वर्षों में छात्रों के एक समूह ने निर्देशक आर.एन. शुक्ला के नेतृत्व में जो लघु फिल्म बनाई, रॉन्डेवू, वह आज भारतीय सिनेमा की अध्ययन परंपरा में एक अमूल्य दस्तावेज के रूप में जानी जाती है। यह फिल्म भले ही छात्र निर्मित थी, पर उसके भीतर निहित संवेदना, प्रतीक भाषा और आत्म प्रकाशन का स्वर किसी परिपक्व सिनेचेतना का परिणाम था। फिल्म की देखरेख स्वयं ऋत घटक ने की थी, वह व्यक्ति जिसने भारतीय फिल्म इतिहास को केवल तकनीक या कथा के आधार पर नहीं, बल्कि संवेदना की संरचना के रूप में देखा। उनके निर्देशन में बनी यह छात्र फिल्म एक प्रयोग मात्र नहीं, बल्कि विचार की परीक्षा थी, एक छोटी कहानी में जीवन के बड़े प्रश्नों की खोज। फिल्म का कथानक अत्यंत सरल है। एक युवती अपने प्रेमी से मिलने करला की गुफाओं में आती है। दोनों ने भाग जाने का निर्णय किया था। वह प्रेमिका गुफाओं में बैठी देर तक उसका इंतजार करती है, पर प्रेमी नहीं आता। अकेलेपन और प्रतीक्षा के इस क्षण में उसका ध्यान एक विशाल मूर्ति की ओर जाता है, पुरुष और स्त्री का आलिंगन, पत्थर में जड़ी हुई देहें, जो समय की सीमा के परे एक मौन संवाद रचती हैं। यह दृश्य उसके भीतर एक गहरी हलचल पैदा करता है। वह समझती है कि जिस संबंध को वह पलायन से बचाना चाहती थी, वह पलायन स्वयं उस संबंध की अपवित्रता है। धीरे धीरे उसे अनुभव होता है कि प्रेम केवल वासना या साहसिकता का नाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन और सृजनशील निष्ठा का प्रतीक है। यह बोध उसे रूपांतरित कर देता है। वह अपने निर्णय से पीछे हटती है और एक नई दृष्टि से संसार को देखना शुरू करती है। फिल्म का यही क्षण, प्रतीक्षा से बोध तक की यात्रा, रॉन्डेवू का आत्मा तत्व है। यह बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर की गति है। ऋत घटक के मार्गदर्शन में आर.एन. शुक्ला ने इस रूपांतरण को जिस दृश्य भाषा में व्यक्त किया, वह भारतीय छात्र सिनेमा की सबसे परिपक्व उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। करला गुफाएं इस फिल्म की नायिका जितनी ही जीवंत हैं। बौद्ध स्थापत्य की वह प्राचीन चुप्पी, पत्थरों पर उकेरे गए जीवों की स्थिरता और भीतर से छनकर आती सूर्य किरणें, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां समय स्वयं ठहर जाता है। युवती का इंतजार केवल किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि अपने ही जीवन सत्य का प्रतीक्षा है। वह जैसे अपने भीतर के अंधकार में उतरती जा रही है, और जब उसका ध्यान मूर्ति पर ठहरता है, तो वह क्षण प्रतीक बन जाता है। मूर्ति में आलिंगनबद्ध पुरुष स्त्री केवल देह नहीं है, वे मानवता के दो ध्रुव हैं, जिनके मिलन में संसार की पूर्णता निहित है। यह वही सौंदर्य दृष्टि है जिसे घटक अपने सिनेमा में बार बार खोजते हैं, मिथक के भीतर यथार्थ और यथार्थ के भीतर मिथक। रॉन्डेवू में भी यही भाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ करला की गुफाएं मात्र लोकेशन नहीं, बल्कि नायिका की चेतना का प्रतीक क्षेत्र हैं। गुफा के अंधेरे में वह अपने भीतर उतरती है और मूर्ति के प्रकाश में पुनर्जन्म पाती है। फिल्म के दृश्य संयोजन में छायांकन का विशेष महत्व है। अमरजीत सिंह ने कैमरे का प्रयोग किसी चित्रकार की तरह किया है। धीरे धीरे घूमता कैमरा, पत्थर की सतह पर फिसलती रोशनी और स्थिर शॉट्स जो समय के प्रवाह को रोक लेते हैं। यह कोई संवाद प्रधान फिल्म नहीं है, यहाँ मौन ही संवाद है। ध्वनि निर्देशक एम. बरुआ ने इस मौन को संगीत की तरह प्रयोग किया। गुफा के भीतर गूंजती प्रतिध्वनि, दूर से आती हवा की आवाज और युवती के पांवों की आहट, ये सब मिलकर उस भावनात्मक शून्य को भरते हैं जो प्रतीक्षा और बोध के बीच फैला है। संपादन में एच.एल. चौहान की भूमिका इस रूपांतरण को मूर्त करती है। कट्स में कोई जल्दबाजी नहीं, हर फ्रेम को सांस लेने का समय दिया गया है। दृश्य धीरे धीरे खुलते हैं, जैसे मन में कोई विचार अंकुरित हो रहा हो। एक क्षण ऐसा आता है जब कैमरा मूर्ति से युवती के चेहरे पर ठहरता है और दर्शक को महसूस होता है कि दोनों में कोई अदृश्य संवाद चल रहा है। यह संवाद ही फिल्म की आत्मा है।
ऋत घटक की उपस्थिति यहाँ केवल शिक्षक की नहीं, बल्कि एक दार्शनिक की है। घटक अपने विद्यार्थियों को यह सिखाते थे कि सिनेमा भावना की वास्तुकला है। उन्हें विश्वास था कि कैमरा केवल बाहरी दृश्य नहीं पकड़ता, वह चेतना को आकार देता है। रॉन्डेवू इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ हर शॉट किसी भाव की रेखा खींचता है, प्रेम, विरक्ति, बोध और मुक्ति की रेखाएं। घटक अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे, तुम जो महसूस करते हो वही फिल्म बनाओ, पर उसे प्रतीक में बदलो। शायद यही शिक्षा इस फिल्म की हर रचना में दिखती है। युवती का चरित्र यहाँ केवल प्रेमिका नहीं है, वह उस स्त्री का प्रतीक है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच झूल रही है। भाग जाना, समाज से विद्रोह करना, ये सब आज़ादी की तरह प्रतीत होते हैं, पर फिल्म यह दिखाती है कि असली स्वतंत्रता आत्मस्वीकृति में है। नायिका का रूपांतरण किसी पुरुष के अभाव में नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश से होता है। यह स्त्री चेतना का आरंभिक संकेत है, जो आगे चलकर समानांतर सिनेमा की कई नायिकाओं में दिखाई देगा। रॉन्डेवू के सौंदर्य में एक अद्भुत संयम है। यह फिल्म किसी उपदेश की तरह नहीं बोलती, वह केवल दिखाती है और दिखाते हुए हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसका सबसे बड़ा गुण है नाटकीयता से परहेज। घटनाएं नहीं, भावनाएं घटती हैं। कैमरा बाहर नहीं, भीतर झांकता है। यही वह शैली है जो घटक के विद्यार्थियों कुमार शाहनी, मणि कौल, जॉन अब्राहम के सिनेमा में आगे विकसित होती है। फिल्म में करला गुफाएं एक सांस्कृतिक पात्र की तरह उपस्थित हैं। बौद्ध काल की इन गुफाओं में निहित कला भारतीय दृष्टि में कामदर्शन की उदात्तता को प्रकट करती है। मूर्ति में आलिंगन कोई अश्लीलता नहीं, बल्कि सृष्टि की निरंतरता का प्रतीक है। युवती जब उस मूर्ति को देखती है तो वह अपनी देह को पहली बार पाप नहीं, बल्कि प्रकृति के रूप में समझती है। यह दृश्य भारतीय सौंदर्य शास्त्र की गहराई को छूता है, जहाँ प्रेम और धर्म, देह और आत्मा, कला और जीवन सभी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। छात्र फिल्म के रूप में रॉन्डेवू का निर्माण कठिन परिस्थितियों में हुआ था। सीमित संसाधनों, पुराने कैमरे और प्राकृतिक प्रकाश में शूट की गई यह फिल्म तकनीकी रूप से परिपूर्ण नहीं, पर भावनात्मक रूप से अत्यंत सशक्त है। यही विशेषता इसे अद्वितीय बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सिनेमा का मूल मूल्य उपकरणों में नहीं, दृष्टि में है। एफटीआई के शुरुआती वर्षों में ऐसी कई फिल्में बनी, पर रॉन्डेवू उनमें से विशिष्ट है, क्योंकि यह किसी कहानी से ज्यादा एक ध्यान जैसी लगती है। फिल्म खत्म होती है, पर दर्शक के भीतर उसकी गूंज बनी रहती है। वह गुफा, वह मूर्ति, वह युवती, ये सब एक स्मृति में बदल जाते हैं, जो समय के पार भी जीवित रहती है। ऋत घटक की शिक्षण शैली ने इस फिल्म के हर फ्रेम को प्रभावित किया। घटक विद्यार्थियों से कहा करते थे, हर दृश्य में संघर्ष खोजो, क्योंकि वही जीवन है। रॉन्डेवू का हर क्षण संघर्ष का क्षण है, बाहर प्रेमी का इंतजार, भीतर आत्मा का द्वंद्व। अंततः जब युवती अपनी नियति को स्वीकारती है, वह पल केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि दार्शनिक उद्घाटन है, मनुष्य का अपने स्व से मिलन। यही रॉन्डेवू है, प्रेमी से नहीं, स्वयं से मिलने का क्षण। फिल्म में संवाद बहुत कम है, पर मौन के भीतर जो कहा गया है वह किसी भी वाक्य से गहरा है। इस मौन की शक्ति वही है जो घटक के मेघे ढाका तारा या सुवर्णरेखा में दिखती है, जहां हर स्थिर छवि एक चीख की तरह सुनाई देती है। रॉन्डेवू में भी करला गुफाओं का सन्नाटा उस स्त्री के भीतर के तूफान को प्रतिध्वनित करता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसने सिनेमा को आत्मान्वेषण का माध्यम बनाया। वह दिखाती है कि कला किसी बाहरी वस्तु की प्रतिकृति नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। छात्र फिल्म होते हुए भी रॉन्डेवू हमें यह सिखाती है कि सिनेमा का उद्देश्य केवल कथा कहना नहीं, बल्कि अनुभव कराना है।
60 के दशक में जब भारतीय मुख्यधारा सिनेमा प्रेम को सतही भावनाओं में बांध रहा था, तब रॉन्डेवू ने प्रेम को आध्यात्मिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया। यह नारी मुक्ति की घोषणा नहीं, बल्कि आत्मबोध की कथा है। इस दृष्टि से यह फिल्म भारतीय समानांतर सिनेमा की एक आरंभिक छाया कही जा सकती है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि एफटीआई के उस शुरुआती दौर में जो प्रयोग हुए, उन्होंने आगे चलकर भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी। रॉन्डेवू उन्हीं प्रयोगों का एक मौन लेकिन चमकता हुआ साक्ष्य है। ऋत घटक ने अपने विद्यार्थियों को केवल फिल्म बनाना नहीं, बल्कि देखना सिखाया। यह फिल्म उस शिक्षा की मूर्त परिणति है, देखने की, प्रतीक्षा की और समझने की। फिल्म का अंत किसी नाटकीय समाधान से नहीं होता। प्रेमी नहीं आता, युवती लौट जाती है। पर लौटने के उस क्षण में जो परिवर्तन घटित हुआ है, वही कथा का शिखर है। यही सिनेमा की सफलता है, जहां बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर का बोध मुख्य है। समय बीत गया, फिल्म भुला दी गई, पर उसके भीतर निहित सौंदर्य शास्त्र आज भी जीवित है। रॉन्डेवू हमें सिखाती है कि सिनेमा में अर्थ शब्दों से नहीं, छवियों से बनता है, कि प्रेम का सर्वोच्च रूप त्याग में है और कि मनुष्य का सबसे बड़ा मिलन स्वयं से होने वाला मिलन है। आज जब हम उनका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, तो यह सिर्फ एक कलाकार का जन्मदिन नहीं, बल्कि एक आत्मा की पुनर्स्मृति है। घटक ने हमें सिखाया कि सिनेमा मनुष्य की आत्मा का आईना है। वह जब समाज की पीड़ा नहीं दिखाता, तब उसकी चमक खो जाती है। वे हमेशा कहते थे, कला अगर जनता की तकलीफ नहीं देखती, तो वह शून्य में झूलती रहती है। ऋत्विक घटक के सिनेमा में करुणा है, विद्रोह है, कविता है और एक असहनीय सच्चाई भी है। वे अपने समय से आगे के कलाकार थे, इसलिए अपने जीवन में समझे नहीं गए, पर मृत्यु के बाद एक किंवदंती बन गए। शताब्दी के इस क्षण में, जब सिनेमा फिर से एक बाजार की चीज बनता जा रहा है, घटक हमें याद दिलाते हैं कि सिनेमा का असली काम है मनुष्य का उद्धार। वे हमें भीतर से झकझोरते हैं, जैसे कहते हों, देखो, यह देश, यह समाज, यह तुम्हारी आत्मा, सब धीरे धीरे विस्थापित हो रहे हैं। ऋत्विक घटक अब केवल नाम नहीं, एक प्रतीक है, उस कलाकार का प्रतीक जो अपनी आत्मा की पूरी आग लेकर समाज से संवाद करता है। 100 साल बाद भी वे आज के समय में उतने ही जरूरी हैं, जितने विभाजन के दौर में थे। उनके सिनेमा में जो करुणा है, वही शायद हमारे समय की सबसे बड़ी जरूरत है। वे चले गए, लेकिन उनकी आवाज अब भी गूंजती है, हर उस दर्शक के भीतर जो सिनेमा को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार मानता है। ऋत्विक घटक का यह शताब्दी वर्ष उनके सिनेमा की तरह ही एक स्मृति है, दर्द और प्रेम की, हानि और उम्मीद की, और सबसे बढ़कर उस संघर्ष की जो कला को जिंदा रखता है। और शायद इसी अर्थ में वे अब भी हमारे बीच हैं, हर उस जगह जहां कोई मनुष्य ईमानदारी से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है।